आज के हमारे स्पॉन्सर है विद्यासागर पब्लिक स्कूल, जो कि डीडी हार्ट का एकमात्र सीबीएसई स्कूल है जहां व्यवसाय का नहीं विद्या का वास होता है। इसी के साथ बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कॉमर्स, कंप्यूटर, साइंस एंड आर्ट के साथ ही सभी विषयों की बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। वहीं स्कूल का भवन सीबीएसई के मानकों के अनुरूप होने के साथ ही स्कूल ने 2 बार का स्कूल ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना तो आज ही संपर्क करें विद्यासागर पब्लिक स्कूल, डीडी हार्ट। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8979624244। आज मैं यहाँ मल्लनाथ स्वामी जी की धरती पर आकर अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ। मेरा सौभाग्य है। एक जय जयकारा लगाएंगे। जय मल्लनाथ भगवान की, जय नंदा देवी की, जय हरुसेन देव की, जय राजा रघुनाथ की। आज ये चुनावी माहौल में आप सबके बीच आने का सौभाग्य हुआ, पर आप सबके बीच आना भी जरूरी था। आज लवी भाई जैसे व्यक्तित्व को आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर ये संदेश दिया है कि वास्तव में उत्तराखंड बचाने की जो लड़ाई है, जिस क्रम में आगे बढ़ रही है, उस लड़ाई को डीडी हार्ट की जनता समर्थन करती है और उस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेगी। आज जिस प्रकार से तमाम वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, तो मैं भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारी यूकेडी से दीदी लक्ष्मी दीदी ने बहुत अच्छी बातें रखी। बहुत कुछ उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड जब बना तो ये उत्तराखंड कोई भीख में हमें कटोरे में नहीं मिला। ये आप में से बैठे हुए कई लोग जो राज्य आंदोलन में रहे होंगे, या मंचासीन हमारे वरिष्ठ श्री हरी जी, आप जानते हैं, अपने पिछली पंक्ति में गुरुदेव जी और सभी बुजुर्ग लोग जानते हैं कि ये राज्य कितने बड़े संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुआ। पर यह भी सच्चाई है कि 25 वर्षों के बाद आज ये राज्य जिस स्थिति में है, 2000 में भी उसी स्थिति में था। ये हम सबको मानना पड़ेगा। लक्ष्मी दीदी ने कहा कि अस्पतालों के नाम पर बिल्डिंगें बनी हुई है। लक्ष्मी दीदी ने कहा स्कूलों के नाम पर बिल्डिंग बनी हुई है। अगर नल लगा हुआ है तो जल नहीं है। ये इस राज्य की सच्चाई है, ये इस पहाड़ी की सच्चाई है। आज वास्तव में बिल्डिंगों के ठेके हो जाते हैं केवल ठेकेदार के फायदे के लिए। वो बिल्डिंग अस्पताल की भी बना देंगे, वो बिल्डिंग स्कूल की भी बना देंगे, पर वो केवल ठेकेदार के फायदे के लिए। सरकार ये नहीं चाहती कि उस अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर बैठे, उस स्कूल की बिल्डिंग के अंदर शिक्षक बैठे। सरकार ये नहीं चाहती। पर जब सरकार ये नहीं चाहती तो हम बार बार क्यों आते लोगों को चुनने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ समझना पड़ेगा। क्या आपके बच्चों को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो इन नेताओं के बच्चों को मिल रहे हैं? ये नेता जो हमारा खून चूस चूस के, हमारे हक का पैसा खा करके अपने बच्चे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, क्या आपके बच्चों का अधिकार नहीं है? क्या आपके बच्चों का अधिकार नहीं है? आपके बच्चों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो इन नेताओं के बच्चों को मिल रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है। आज 25 वर्षों में ये सरकार कांग्रेस की रही हो, ये सरकार भाजपा की रही हो, इस उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दोनों पार्टियों को समान अवसर दिए हैं, बराबर मौका दिया है दोनों पार्टियों को। और क्या वो इस राज्य की सूरत बदल पाए? क्या वो इस राज्य को नई दिशा दशा दे पाए? नहीं, और देंगे भी नहीं। उन्हें ये पता है कि अगर इनके बच्चों को रोजगार दे दिया, यहाँ जो महिला मातृशक्ति बैठी है उनके हाथों को अगर काम दे दिया, तो उनके झंडे और डंडे कौन उठाएगा ये पार्टियां जानती है। आज ये लड़ाई केवल चुनावी लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई अपने मान सम्मान की लड़ाई है। इस डीडीआर के सम्मान की लड़ाई है। डीडीआर के युवाओं के सम्मान की लड़ाई है। यहाँ पर बैठे डीडीआर की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को केवल चुनावी
और चुनावी लड़ाई मत मानो। ये लड़ाई की शुरुआत कुछ सालों पूर्व हो चुकी है, जब हम लोगों ने सड़कों पर रहकर पुलिस की लाठियां खाई, जब हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष करके पुलिस और इस उत्तराखंड सरकार के दर्जनों छूटे मुकदमे झेले। और ये लड़ाई तब शुरू हो चुकी है जब आपके इन बच्चों ने अपने हकूक, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जेलों में कई रातें गुजारी है। लड़ाई तब शुरू हो चुकी है। आज मातृशक्ति को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चों का भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम हमारे ये राष्ट्रीय दल, ये कांग्रेस सोचे भाजपा को ले जाने का काम कर रही है। अगर आप ही नहीं समझे तो मैं समझता हूं कि ये लड़ाई जो आप लोगों ने लड़ी, जो मंचासीन है, जिन्होंने प्रदेश की लड़ाई लड़ी, इस उत्तराखंड बनाने की लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने लड़ाई जरूर लड़ी और हमें उसकी बदौलत राज्य प्राप्त हुआ। और ये राज्य कैसा चलेगा, इस राज्य में क्या शिक्षा व्यवस्था होगी, इस राज्य में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, इस राज्य में रोजगार का क्या मॉडल होगा, ये आज तक नहीं मिला, 25 वर्षों से नहीं मिला। तो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, केवल राज्य मिला। और वही लड़ाई दुख होता है, बहुत दुख होता है कि वही लड़ाई आज हम लोगों को लड़नी पड़ रही है, आपके उन बच्चों को लड़नी पड़ रही है जिन बच्चों के लिए आपने लड़ाई लड़ी थी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, इस प्रदेश से पलायन रुक जाएगा, इस प्रदेश के संसाधनों पर हमारा अधिकार होगा। जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, वही लड़ाई आपके बच्चों को, बॉबी कुमार और तमाम इस प्रकार के जो नौजवान आपके जो बच्चे हैं उन्हें लड़नी पड़ रही है। और मैं युवा साथियों को कहना चाहता हूं, मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारे पूर्वजों में, हमारे अभिभावकों ने लड़ी और आज वही लड़ाई हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। और अगर आज भी नहीं संभला युवा, तो हमारे आने वाले बच्चों को भी सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे पुलिस और उत्तराखंड सरकार के छूटे मुकदमे झेले? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी पुलिस वालों की लाठियां खाए? कभी नहीं चाहोगे। इसलिए आज समझने की जरूरत है, इसलिए आज सोच विचार करने की जरूरत है कि इस उत्तराखंड को क्या दशा, क्या दिशा देनी है। आज मुद्दे बहुत है। लवी भाई ने कहा ये लड़ाई केवल डीडी हाट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस डीडी हाट को उत्तराखंड के नंबर 1 नगर पालिका बनाने की है। मैं चाहता हूं लवी भाई ने समाज में रहते हुए काम किया है, तब जाके आपके बीच आज प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं। हमने जब सड़कों पर संघर्ष किया, तमाम कष्ट झेले, हम जब बालिग भी नहीं हुए थे तब हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया था। मां के लिए दादा मैं हूं, सबसे बड़ा हूं, मेरे पीछे 3 बहनें हैं और एक सबसे छोटा भाई है। हम तो उस दंश को भी झेल रहे हैं केवल इसलिए इस राज्य की जनता जागेगी, इस राज्य की काया पलट होगी, राज्य सही दिशा की ओर जाएगा। आज आप लोगों को भी इस दिशा में चलना है। जब हमने सड़कों पर संघर्ष किया, दर्जनों मुकदमे आदमी लगा रखे हैं, फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे, कई बार लाठियां खाई, कई बार जेल गए बच्चों के संघर्ष के लिए। हमने रोजगार की लड़ाई लड़ी कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। जब आपके बच्चों के पेपर बेचे जा रहे थे, जब उनका भविष्य बेचा जा रहा था, जब उनकी नौकरियों की बोली 20-20, 25-25, 30-30 लाख में लग रही थी, तब उसे रोकने का काम हमारी टीम ने किया। आपके बच्चों ने किया, जो हल्द्वानी में तैयारी कर रहे हैं, जो देहरादून में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने किया। उसके बाद जब सरकार नहीं मानी, कई बार जेल डाला, परंतु युवाओं ने इतना संघर्ष किया कि सरकार को मजबूरन नकल रोधी कानून सरकार को लाना पड़ा। आज कहीं ना कहीं उस नकल रोधी कानून आने के बाद बच्चों की जो नौकरियां हैं उसमें पारदर्शिता आ रही है। हमारे युवा साथियों ने कहा कि
हम तो इनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, हम तो इनके आगे भीख मांग रहे हैं। अब ऐसा होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर हुकूमत जमाने वालों की ही कुर्सी पर बैठना है। बॉबी भाई आपको चुनाव लड़ना है, युवाओं ने कहा। हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास न तन है, न मन है, न धन है, कुछ नहीं है। परंतु युवा साथियों ने कहा कि हम चुनाव लड़वाएंगे, आप लड़िए। जब हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो 2024 में टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उत्तराखंड के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडी जी का। जब मेरा चुनाव चल रहा था तो आप इस उम्र में उत्तरकाशी तक की जनसभाओं में हमारे साथ रहे, हमें आशीर्वाद दिया। तब जाकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने कहा बॉबी पवार अपनी राजनीतिक भ्रूण हत्या करवा रहा है। बॉबी पवार अपनी राजनीतिक भ्रूण हत्या करवा रहा है, उसका ये फैसला गलत है, उसे ये फैसला नहीं लेना चाहिए। पर जनता ने कहा कि हम सिंबल देखकर, पार्टी देखकर वोट नहीं देंगे, हम काम को देखकर वोट देंगे, हम चेहरे को देखकर वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बॉबी पवार केवल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 वोट ले जाएगा, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। पर जब टिहरी क्षेत्र की देखी लिया जनता ने, जब आशीर्वाद दिया वोट के रूप में, तो 2.25 लाख लोग उतर कर आए और उन्होंने ईवीएम पर बटन दबाकर हमें 2.25 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और कहा कि 2.25 लाख लोगों का ये समर्थन केवल टिहरी लोकसभा से है। आप जाइए और उत्तराखंड में ऐसे चेहरे तराशिए जो समाज के भीतर कुछ कर रहे हैं, जो समाज के लिए समर्पित है, के रास्ते से आए। कल हमने जो खरिया खनन वाले क्षेत्र उनका दौरा किया, कितनी बुरी दशा कर दी है। बाहर से कंपनियां बुला कर वहां पर पूरे पहाड़ के पहाड़ और पूरे जंगल के जंगल खोद डाले हैं, और उस जंगल पहाड़ को खोदने के बाद हम जब गांव का भ्रमण हमने किया तो घर के अंदर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। लोग रात भर डर डर कर उसमें रहते हैं कि कब ना ये गिर जाए। ये विकास हमारी सरकार का है। हमारी सरकार खनन से विकास करना चाहती है, खनन माफियाओं की सरकार बन चुकी है। हमारी सरकार का एक नया मंत्र है कि वो खनन के नाम पर राजस्व तो कमा रही है, पर जो 8 रुपए या 6 रुपए जो रॉयल्टी राजस्व के लिए रखी गई है, उसको तो व्हाइट में लेते हैं, पर जब रात में डंपर चलते हैं 12-12, 13-13 रुपए नगद एक्स्ट्रा एक कुंटल पर लिया जा रहा है, एक टन पर लिया जा रहा है। ये हमारी सरकार के ब्रेक मनी कमाने का ये तरीका है। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार केवल शराब को बढ़ावा देना चाह रही है और पहाड़ के दूरस्थ गांव तक, दूरस्थ क्षेत्रों तक गाड़ियों से शराब पहुंचाई जा रही है। शराब के ठेकों तो छोड़ो, उसके उप ठेके भी खोले जा रहे हैं और युवाओं को नशे की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सरकार का विकास का मॉडल है। जब यहाँ रोजगार की बात आती है, इतने बड़े बड़े डैम हैं, इतनी अपार प्राकृतिक संपदाएं हैं, जब वहां पर रोजगार की बात आती है तो वही कंपनियां गुजरात से बुलाई जाती है, महाराष्ट्र से बुलाई जाती है, हरियाणा से बुलाई जाती है और उनके लोगों को काम बांटा जाता है। हमारे युवा केवल झंडे डंडे उठाने के लिए रह गए हैं। क्या आपके बच्चे केवल झंडे डंडे उठाने के लिए रह गए हैं? उन्हें ना अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उन्हें ना रोजगार दिया जा रहा है, जरूरत पड़ने पे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारी कई माताएं बहनें प्रसूता के समय कितनी बड़ी तकलीफ में होती है, और यहाँ तो इन्होंने सारे रेफर सेंटर बना दिए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति चोटिल हो जाए तो इनके पास यहाँ एक्सरे मशीन तक नहीं है, इनके पास वो इंजेक्शन नहीं है जिससे कि वो उसको फर्स्ट ट्रीट दे सके। रेफर सेंटर के नाम पे यहाँ के अस्पताल चल रहे हैं। तो मेरे माताओं से निवेदन है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए
आपके बीच आपका बेटा है, आपके बीच आपका भाई है, लवी कफल्या जी, जिसने समाज में रहते हुए जिसने अनेकों काम किए हैं, अनेकों सामाजिक काम किए हैं, अनेकों धार्मिक काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि भाई लवी कफल्या जी को आशीर्वाद देकर 23 तारीख को, 23 जनवरी को जो चुनाव निशान है घंटी, उस घंटी को बजाकर उस पर मोहर लगाकर भाई लवी कफल्या जी को आप भारी मतों से विजय बनाए। यही आपके इस नगर पालिका की सूरत बदल सकते हैं, यही आपके इस नगर पालिका का विकास कर सकते हैं। और ऐसे नौजवानों को जब आप आगे लाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज में एक अच्छा बदलाव आएगा, जो कि हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। समय बहुत हो गया है, आप लोगों को भी धूप लग रही होगी, क्योंकि धूप बहुत तेज है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई अब चुनाव तक की लड़ाई नहीं रही है। इस बात को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई में अगर आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन मिला तो एक दिन ये उत्तराखंड वास्तव में अग्रणी राज्यों की इसमें नंबर में होगा। इस राज्य में खुशहाली होगी और ये राज्य लेने वाला नहीं, ये राज्य देने वाला बनेगा। ये रोजगार भी देगा, ये आपको अच्छी शिक्षा भी देगा, ये राज्य आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगा, ये राज्य आपको अच्छी इंटरनेट सुविधाएं भी देगा, क्योंकि ये विजन हम सबका है, नव युवकों का है। एक बात कहना चाहूंगा आखिरी में, इसी प्रकार से हमारे कई प्रत्याशी गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लड़ रहे हैं। हम पूरा गढ़वाल का दौरा करके कुमाऊं में एंटर हुए हैं। कल मुनस्यारी भी हमारी जनसभा है। पर इसी क्रम में हमारे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने मंच से कसम खाई है कि अगर वो जीत कर जाते हैं, वो पालिका की या नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठते हैं, अगर उस नगर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा हुए, उसके परिवार और उसके रिश्तेदार में उस रोजगार के अवसर वो उसका फायदा नहीं लेंगे, बल्कि वहां के स्थानीय लोग जो जरूरतमंद होंगे वो उसका फायदा लेगा। उस पालिका क्षेत्र में कोई ठेका टेंडर आएगा, वो ठेका टेंडर अपने घर वालों से नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि उस नगर क्षेत्र में जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को वो ठेका टेंडर दिया जाएगा। ये कई उम्मीदवारों की हमारी घोषणा है, कई उम्मीदवारों ने ऐसी कसम खाई है। और उन्होंने कहा जो इस नगर पालिका में, नगर निगम में, नगर पंचायत में हमारे कुर्सी पर बैठने के बाद ये हमारे जो प्रत्याशी है उनके मुख से ये निकला है, उन्होंने ये कसमें खाई है, अगर इस प्रकार के कोई अवसर मिलते हैं उसमें पहला अधिकार उस क्षेत्र की सम्मानित जनता का होगा, ना कि मेरा, ना कि मेरे परिवार का, ना कि मेरे रिश्तेदार का। इसलिए ये जो नई सोच जिसे स्थापित इस उत्तराखंड में हम करना चाहते हैं, इसके तहत अगर आगे बढ़ने का काम करोगे, इस सोच को अगर आशीर्वाद दोगे, इस विचार को अगर सहयोग करोगे, तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड की सूरत बदलेगी। और जो लड़ाई उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी थी, आज ये लड़ाई उत्तराखंड बचाने के लिए लड़ी जा रही है, तभी ये लड़ाई सफल हो पाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सबके चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई।